जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस वक्त भाषा कौशल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली 2-3 क्लासों में हमने भाषा कौशल के कुछ प्रकारों का अध्ययन किया है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं या रिवीजन करने वाले हैं लेखन कौशल का। किस तरह से लेखन कौशल आपका एक विद्यार्थी होने के नाते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी लेखन कौशल के आधार पर या इसी लेखन के आधार पर आपको अपनी कक्षा में या स्कूल में जो ग्रेड्स मिलते हैं, जो मार्क्स मिलते हैं, वो इसी लेखन कौशल पर निर्भर होते हैं। आपका लेखन कौशल कितना अच्छा है, आपने कितनी अच्छी तरीके से पेपर लिखा है, उसी पर आपके जो अंक हैं वो निर्भर करते हैं। तो ये लेखन कौशल आपके विद्यार्थी जीवन का एक बहुत ही अहम पहलू है। वाचन और लेखन, ये दोनों ही कौशल विद्यार्थी जीवन को पूर्ण करते हैं। आप एक विद्यार्थी होने के नाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको वाचन और लेखन आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं लेखन कौशल की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको सीखनी है या आप सीख चुके हैं और उसे आपको और अच्छी तरीके से विकसित करना है। सबसे पहले लेखन कौशल की बात करें, यानी राइटिंग स्किल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो लेखन कौशल है क्या। हमने तीनों भाषा कौशल के जो 4 प्रकार हैं, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं। सुनना बोलना हर कोई कर सकता है, यानी एक अशिक्षित व्यक्ति भी सुनने और बोलने के माध्यम से अपने ज्ञान को आदान प्रदान यानी ज्ञान को ग्रहण करना और अपना ज्ञान दूसरों तक देना, ये क्रिया हर कोई कर सकता है। लेकिन वाचन और लेखन कौशल ये वही व्यक्ति कर सकता है जो सुशिक्षित हो या जो शिक्षण ग्रहण कर रहा हो, क्योंकि वाचन के लिए आपको जो भी सामग्री लिखित रूप में है उसे पढ़ना आना चाहिए, अक्षरों की पहचान आनी चाहिए, मात्राओं की पहचान आनी चाहिए, शब्दों को किस तरह पढ़ा जाता है, वाक्यों को किस तरह पढ़ा जाता है, और उस बेस पर जिन चीज़ों का आप वाचन कर पा रहे हैं, यानी वर्ण, अक्षर, मात्राएं, शब्द, वाक्य, इनका यदि आप वाचन कर पा रहे हैं तो इनका आपको लेखन करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो मौखिक रूप से अंतर्गत भाषा का ध्वन्यात्मक रूप एवं भावों की मौखिक अभिव्यक्ति है। जब इन ध्वनि को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी जो भी हम बोलते हैं मौखिक रूप से, जब उन्हीं शब्दों को वर्ण के रूप में अंकित किया जाता है, वही हो जाता है हमारा लेखन कौशल, यानी जो बोला जाए हम उसे लिखने में समर्थ हों। भाषा के इस प्रतीक रूप की शिक्षा प्रतीकों को पहचान कर उन्हें बनाने की क्रिया अथवा ध्वनि को लिपिबद्ध करना लिखना है। ठीक है, तो यानी हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, यदि हम उसे लिख पाते हैं, उसे लिपिबद्ध कर पाते हैं, वर्णों में मात्राओं का सही प्रयोग करके, सही शब्दों का प्रयोग करके जब हम उसे लिख पाते हैं, वही हमारा होता है लेखन कौशल। अब लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लेखन करने के लिए। पिछली क्लास में जब हम वाचन का कौशल जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो अंत में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे जो वाचन के लिए थे, या पठन की क्लास बोलने की क्लास में दिखाए थे, जिसमें हमें चर्चा करनी थी आपस में अपने बच्चों से या शिक्षकों से। तो वहाँ पर क्या है, हर एक कौशल को विकसित करने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं। तो लेखन कौशल को विकसित करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों के माध्यम से कौन से उद्देश्य जो हैं या कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आपके उद्देश्य मिलेंगे। लेखन कौशल या लेखन शिक्षण जो आपको सीखना है, उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। चाहे आपका पैसेज में से आंसर ढूंढकर लिखने की बात हो यहाँ पर,
या आपके स्वयं अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की बात हो, या निबंध, कहानी, किसी भी प्रकार के राइटिंग स्किल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है, और उसके बाद उस से संबंधित जो भाव आपके मन में आते हैं उन्हें क्रमबद्ध तरीके से आपको व्यक्त करना होता है। तो यदि आप लेखन शिक्षण को, लेखन कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो ये पहला उद्देश्य जो है वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। सबसे बड़ी बात कि आपका जो भी लेख आप लिख रहे हैं वो सुपाठ्य होना चाहिए। सुपाठ्य यानी आसानी से पढ़ा जा सके। कई बार बच्चे या तो हस्ताक्षर में गड़बड़ी करते हैं, उनके हस्ताक्षर सही नहीं होते जिसकी वजह से पढ़ने में असमर्थता आती है। और दूसरी चीज़, वाक्य, एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए शब्दों का यथास्थान होना बहुत ज़रूरी होता है। शब्द अपने अपने स्थान पर होंगे तो ही उस वाक्य का अर्थ निकलता है और वो सुपाठ्य वाक्य बनता है। कई बार बच्चे शब्दों का हेर फेर कर देते हैं, कौन से शब्द पहले आने चाहिए, कौन से शब्द बाद में आने चाहिए, और इस वजह से क्या होता है, वो वाक्य जो है वो सार्थक भी नहीं होता और पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपके लेखन कौशल का दूसरा उद्देश्य क्या है कि आप ऐसा लिखें कि वो सुपाठ्य हो, पढ़ने में आसानी से पढ़ा जा सके, चाहे वो जो पढ़ रहा हो, आपका शिक्षक पढ़ रहा हो या दूसरा कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो, आपने जो भी लेखन कार्य किया है वो आसानी से पढ़ा जा सके। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा। यानी अगर आप लेखन कौशल सीखते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, शब्दों की जो शुद्ध वर्तनी है यानी स्पेलिंग मिस्टेक जिसे आप कहते हैं वो आप सही तरीके से लिखना सीख पाएंगे। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। लेखन कौशल में मुहावरे, शब्द, सूक्तियों, ध्वनि समूहों का भी प्रयोग होता है तो उसका भी ज्ञान हमें मिलता है। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेगा। जब आप लेखन कौशल आपका विकसित होगा तो आप विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। यानी जहाँ पर भी विराम चिन्हों की आवश्यकता है, यहाँ पर बहुत गलतियाँ होती हैं, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी विराम चिन्हों का प्रयोग अपने लेखन में नहीं करता है। जहाँ पर आवश्यकता है पूर्ण विराम की वहाँ पूर्ण विराम, जहाँ पर आवश्यकता है कॉमा की वहाँ कॉमा, जहाँ अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, ये सब क्या करना है, हमें अपने लेखन कार्य करते समय विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना है जहाँ उनकी आवश्यकता है। अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकेगा। यानी अनुलेख यानी देखकर किसी को लिखना, और श्रुतलेख यानी जो डिक्टेशन किया जाता है, जो डिक्टेट किया जाता है, वो भी आप आसानी से लिख सकेंगे अगर आपका लेखन कौशल विकसित हो जाएगा। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। व्याकरण वाली भाषा हम किसे कहते हैं, जैसे हिंदी में हमारा ग्रामर है, कारक का सही प्रयोग करना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या लिंग का सही प्रयोग करना, वचनों का सही प्रयोग करना। तो इस तरह से जब आप सही शब्दों का चुनाव करके अपना वाक्य लिखेंगे तो वो व्याकरण सम्मत भाषा होगी। वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रम अर्थानुकूल रख सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रम की वजह से, शब्दों का, वाक्यांशों का क्रम की वजह से आपके जो लेख होते हैं वो कई बार सार्थक नहीं होते, उनकी जगह अदल बदल करने की वजह से उनका अर्थ प्रॉपर नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। और विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन कर सकेगा। ठीक है, तो जब आप अपना लेखन कौशल विकसित कर लेंगे या उसके उद्देश्य उसको विकसित कर लेंगे तो ये जो उद्देश्य मैंने अभी आपके सामने पढ़े, ये सारे उद्देश्य आपके सफल जो हैं वो हो जाएंगे। अब आगे है लेखन कौशल के गुण। किस तरह का लेखन होना चाहिए आपका जब आप लिखने बैठते हैं, चाहे जिस समय भी आप लिखने के लिए बैठें, चाहे आप घर में किसी कार्य से लिखने बैठ रहे हैं या स्कूल में जब हम लिखते हैं अपनी नोटबुक्स में, होमवर्क में, या एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं, तो जिस समय भी हम अपना लेखन करें तो हमारे लेखन के कुछ गुण होते हैं, किस तरह का वो लेखन हमारा होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो। आपका लेखन जो है वो एकदम सुंदर दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हर कोई उसे पढ़ सके, और सुडौल हो।
यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सुंदर अक्षरों में अच्छी हैंड राइटिंग का प्रयोग करके आपको हमेशा अपना लेखन करना चाहिए। उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो। जो भी लेखन आप कर रहे हैं वो एक प्रवाह में हो, यानी यदि आप निबंध लिख रहे हैं, यदि आप कहानी लिख रहे हैं, या आप पत्र लेखन कर रहे हैं, या आप नॉर्मल एक प्रश्न का उत्तर ही लिख रहे हैं, या स्वयं अभिव्यक्ति के प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो भी उन प्रश्नों के उत्तरों में भी आपकी प्रवाहशीलता यानी टूटकपन नहीं आना चाहिए कि अभी एक लाइन लिखी, फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अगली लाइन कुछ दूसरी ही लिख दी। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रवाहशीलता भी टूटती है और क्रमबद्धता नहीं रहती, वो क्रम से नहीं होते। तो हमें क्या करना है, लिखते समय हमेशा उसकी प्रवाहशीलता और उसके क्रम को ध्यान में रखना है। विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। ये खासकर लागू होते हैं निबंध के लिए। जब आप निबंध लिखने बैठते हैं तो हम अनुच्छेद यानी पैराग्राफ्स आपको कहते हैं कि कम से कम आप 3 पैराग्राफ्स में अपने निबंध को पूरा करें, या आप कहानी लिखने बैठे हैं तो कम से कम 3 पैराग्राफ में आप अपनी कहानी को पूरा करें। ऐसा आपको आपके शिक्षक बताते हैं। लेकिन वो 3 अनुच्छेद किस तरह से होने चाहिए, आपकी विषय सामग्री या शिक्षण सामग्री के अनुसार होनी चाहिए। किस विषय पर मुझे निबंध लिखना है या मेरी कहानी का क्या शीर्षक है, उसके अनुसार आपको वो अनुच्छेद बनाने हैं। अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग विषय जो है, आपके विषय से संबंधित भाव जो हैं वो आने चाहिए। एक ही भाव के लिए अलग अलग अनुच्छेद बनाने की आवश्यकता नहीं, और एक ही अनुच्छेद में अलग अलग भावों को भी दर्शाने की आवश्यकता नहीं। तो जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा विचार करके ये बनाइए कि आपको किस अनुच्छेद में किस भाव को डालना है। ठीक है। अगला है भाषा एवं शैली में प्रभाव उत्पादकता हो। भाषा, जिस भाषा का आप चुनाव कर रहे हैं। कई बार बच्चे हिंदी लिखते लिखते उसमें उनकी हिंदी में मराठी शब्द भी आ जाते हैं, इंग्लिश शब्दों को भी वो हिंदी के अक्षरों में लिख देते हैं। तो आपकी भाषा एवं उसकी जो शैली है हिंदी में का प्रयोग आप वहाँ पर करें। भाषा व्याकरण सम्मत हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा व्याकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग, आपके कारक, लिंग, वचन और भी जो चीज़ें होती हैं शब्द, उनका सही प्रयोग, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं भाषा व्याकरण में। तो ये चीज़ें भी लेखन करते समय आपको ध्यान में रखनी है। अभिव्यक्ति संक्षिप्त स्पष्ट। हम 2 पेज का 3 पेज का निबंध लिखते जा रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं अपने निबंध के माध्यम से। तो इससे अच्छा हम उसको संक्षिप्त रूप में लिखें, स्पष्ट लिखें और प्रभावी लिखें कि पढ़ने वाला, भले मैं 1 पेज का ही लिखूं, लेकिन पढ़ने वाला सारी उसको पढ़ते ही पूरी बातें ग्रहण कर सके कि हाँ, मैं असल में इस विषय में क्या कहना चाहती हूँ, या मैं क्या कहानी बना रही हूँ, या मैं पत्र में क्या लिख रही हूँ। तो लेखन करते समय आपको इन 5-6 बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपका लेखन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा और आपके अंकों को बढ़ाने में उससे सहायता मिलेगी। अब यहाँ पर आता है लेखन के प्रकार। तो लेखन के प्रकार जो है वो 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सुलेख। सुलेख क्या है? सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुंदर लेख, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सुंदर लेख यानी हर अक्षर आपका साफ सुथरा अलग अलग दिखाई दे, पढ़ने में सफलता हो, अर्थ ग्रहण करने में सफलता हो और देखने में खूब सुंदर हो। ये होता है आपका सुंदर लेख या सुलेख जिसे हम कहते हैं। छोटी कक्षाओं में हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बुक को देखकर लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये सुलेख आपको, ऐसा नहीं है कि ये केवल छोटी कक्षाओं में, सुलेख आपके साथ हमेशा रहता है। जब तक आप लेखन कार्य कर रहे हैं तब तक आपको लेखन के इस प्रकार का प्रयोग करते ही रहना है, यानी सुलेख का। सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख। जब भी आप लिखने के लिए बैठें तो सुंदर साफ सुथरे अक्षरों में लिखें।
अब सुंदर लेख यानी सुलेख जो है वो होना कैसा चाहिए, तो इसके कुछ 4-5 बातें हैं, वो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। तो परस्पर वर्णों में तथा वर्णों की मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि से अनुपात हो, यानी वर्ण यानी अक्षर जो आप लिखते हैं, एक अक्षर लिखा उसमें जो मात्रा लगाई गई है, या यदि वो अक्षर या उसकी मात्रा, इन दोनों का आकार जो है वो समान ही होना चाहिए, या उनका अनुपात जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए। यदि मैं आ की मात्रा लगा रही हूँ तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा मेरा अक्षर है या जितना बड़ा मैंने वर्ण लिखा है उतना ही बड़ा वो आ की मात्रा लगाई जाएगी। यदि मैंने क को बड़ा लिखा है और उसके बाजू में आ की मात्रा जो मुझे लगानी वो मैंने छोटी सी लगा दी है, तो मेरा ये लेख जो है वो सुंदर लेख नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मात्राओं का और वर्णों का जो है उसके आकार के अनुपात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, देवनागरी लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा लगाना अनिवार्य माना जाता है। बहुत से बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, 9वीं 10वीं में आने के बाद भी केवल शब्द लिख देते हैं, ऊपर की जो शिरोरेखा है, जो लाइन है, उसे खींचते नहीं हैं, और वो बेहद ज़रूरी है। हिंदी मराठी लिखते समय आपको शब्दों के ऊपर जो लाइन है, जिसे हम माथा भी कहते हैं, शिरोरेखा भी कहते हैं, उसे खींचना बेहद ज़रूरी है। अतः प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा अवश्य हो। शिरोरेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई बार बच्चे डेकोरेटिव लिखने के लिए उसको जिगजैग लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप कुछ 1-2 शब्द केवल लिख रहे हैं, बुक में कुछ हेडिंग डाल रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें जिगजैग वाली शिरोरेखा खींचना ठीक है, उतने में दिखता है। लेकिन यदि आप पूरी नोटबुक में हर एक शब्द पर जिगजैग वाली शिरोरेखा खींचेंगे तो वो कैसा है, वो साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, शिरोरेखा हमेशा सीधी ही खींचनी है। वर्णों में मात्राओं का योग ठीक से हो, विशेष रूप से ई की मात्रा से पूर्व आधे व्यंजन के योग में तथा र के साथ लगने वाले उ व क की मात्राओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ये कुछ मात्राएं हैं यहाँ पर जो कुछ वर्णों के साथ आती हैं, तो उनका रूप जो है वो थोड़ा बदल जाता है, तो वहाँ पर आपको इन मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। वर्णों, शब्दों, वाक्यों तथा पंक्तियों की परस्पर दूरी समुचित रूप से होनी चाहिए। यह दूरी ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम, यानी वर्ण यानी हर एक अक्षर, शब्द, वाक्य तथा पंक्तियों की दूरी। यहाँ पर हर एक चीज़ में, जब हम एक शब्द में भी 2 या 3 अक्षर होते हैं, उन अक्षरों के बीच में भी दूरी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसी तरह से एक शब्द या 2 शब्दों के बीच की दूरी भी जो है वो निश्चित होनी चाहिए कि हाँ, एक पैराग्राफ में मेरे जितने भी शब्द हैं उन सब के बीच में इतनी ही दूरी मुझे रखनी है। उसी तरह से वाक्यों के बीच की, पंक्तियों के बीच की, इन दूरियों का भी खास ध्यान आपको रखना है, तो वो एक जैसे दिखाई देंगे। कहीं पर हमने कम दूरी छोड़ दी, कहीं पर ज़्यादा दूरी रखी, तो इससे क्या होगा, वो एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको दूरी का भी ध्यान रखना है। लेख को समुचित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद निर्माण एक कला है। अलग अलग विचार के लिए अलग अलग अनुच्छेद की रचना की जानी चाहिए। ध्यान रहे, ना तो एक ही विचार के लिए कई अनुच्छेद बनाए जाएं और ना ही एक अनुच्छेद में कई विचारों का समावेश हो। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि जब हम लेखन करने बैठते हैं तो हमें अनुच्छेद बनाना ज़रूरी है, लेकिन अनुच्छेद विचारों के आधार पर बनाए जाने चाहिए। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वहाँ पर अनुच्छेद उस तरह से बनाया जाना चाहिए। लिखते समय पृष्ठ के बाईं ओर उचित हाशिया छोड़ा जाना भी सुलेख के लिए अनिवार्य है। बाईं तरफ, कई बार बुक्स में बाईं तरफ लाइन पहले से दी हुई होती है, इतना जगह छोड़कर हमें आगे लिखना है, लेकिन बच्चे उस तरफ भी लिखते हैं और कई बार बुक में जगह वो लाइन नहीं होती। कुछ नोटबुक्स ऐसी होती हैं जहाँ पर वो लाइन, हाशिए वाली जो लाइन है जो लाल कलर से होती है, वो नहीं दी गई होती। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद वहाँ पर एक लाइन या तो स्केल से खींच लें या एक अंदाज़न माप ले लें कि हाँ, मुझे इतनी जगह इस बाईं तरफ में छोड़नी है, लेकिन आपको वो हाशिया जो है
पेपर में भी लिखते समय आपको जो वो हाशिया है उसको वहाँ पर छोड़ना है और एक सीधी रेखा में ही लिखनी है, एक के नीचे एक शब्द आपके आने चाहिए। इस तरह से लिखने पर आपका अक्षर जो है वो सुंदर दिखेगा, जिसे आप सुलेख कह सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है अनुलेख का। ठीक है, अब इस अनुलेख में क्या होता है, तो किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। कोई आदर्श लेख आपके सामने दे दिया गया हो, जैसे कई बार हम आपको कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में ये पाठ खोलो और इस पाठ को देखकर जैसा लिखा है, जहाँ पर जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से देखकर उसे सेम टू सेम कॉपी करो, उसे हम कहते हैं अनुलेख। ठीक है, इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं। शिक्षक तख्ती या कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देता है और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। ये कार्य जो है शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य, ये छोटी कक्षाओं में होता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं तो पहले एक आपके हिंदी में भी एक पहले प्रश्न आता था, कुछ 2-4 लाइंस दी जाती थी और उन्हें एज इट इज़ जैसा पेपर में है वैसे ही सेम कॉपी करने के लिए, लिखने के लिए आपको कहा जाता था। 1 या 2 नंबर के लिए ये प्रश्न होते थे। अभी तो हमारे पेपर पैटर्न से ये इस तरह के प्रश्न निकाल दिए गए हैं, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं, जिसमें हमें जो सामने सुंदर अक्षर में लिखा हुआ लेख है, उचित ग्रामर के साथ, व्याकरण के साथ लिखा हुआ लेख है, उसे सेम टू सेम उसी तरह से लिखना होता है या उसका अनुकरण करना होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुलेख। तीसरा है श्रुतलेख। ये आप अभी तक भी और आगे भी 11वीं 12वीं में भी चले जाएंगे, आगे की क्लासों में भी पढ़ेंगे, तो भी ये श्रुतलेख जो है ये हमारे साथ चलता ही रहता है। श्रुतलेख में छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं। जो चीज़ें आप सुनते हैं वो आप लिखते हैं। डिक्टेशन सबसे ज़्यादा इसमें आ जाता है। अब वो डिक्टेशन चाहे आपकी एग्ज़ाम के टाइम हो गया हो, जो टीचर्स वर्ड बोलते हैं और आपको लिखना होता है, या फिर कई बार नोट्स देने के टाइम जब टीचर्स नोट्स देते हैं तो भी वो डिक्टेट करते हैं, क्योंकि हर एक, जब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो हर एक प्रश्न का उत्तर बोर्ड पर लिख कर देना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में टीचर्स आपको डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं और आप उन उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखते हैं, वो कहलाता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का। भाषा की शुद्धता यहाँ पर आपकी होनी ही चाहिए। श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रिय को पूर्ण शिक्षित करना भी है, यानी श्रुतलेख के माध्यम से आपकी श्रवण इंद्रिय भी टेस्ट हो जाती है, उसका भी टेस्टिंग हो जाता है कि हाँ आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो चीज़ आप सुन रहे हैं क्या वो वही लिख पा रहे हैं, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। इसमें बच्चे की लिखावट में सुडौलता, स्पष्टता व गति लाना भी उद्देश्य है। जब आप श्रुतलेख की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग की जो स्पीड है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है मुझे वो लिखना है, तो जिस स्पीड से वो बोल रहा है आपको उसी स्पीड से, उसी वेग में आपको अपना लेखन करना होगा। तो इससे क्या होती है, गति, अपनी लिखने की जो गति है उसमें भी वृद्धि होती है। तो आपको श्रुतलेख की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। यदि आपके स्कूलों में श्रुतलेख नहीं हो रहा है तो आप घर पर किसी एक, जो आपके भाई बहन है या माता पिता हैं, उन्हें कहिए कि आप ये उत्तर बोलिए और मैं इसे लिखने का प्रयास करूँगा सुनकर। यदि आप सुनकर बिना किसी गलती से लेखन करने का प्रयास करें और वो सही निकले तो समझिए आपका लेखन कौशल जो है वो विकसित हो रहा है और इससे आपकी स्पीड भी जो है वो लेखन करने की बढ़ेगी। तो आप 3 घंटे का पेपर जो है 80 नंबरों का वो आसानी से लिख पाएंगे समय के अंदर। अब जब हम लेखन सीखते हैं तो लेखन को सीखने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी लेखन में जो गलतियाँ होती हैं या जो हमारी हैंडराइटिंग खराब होती है वो नहीं होगी। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले तो आपका बैठने का ढंग, दूसरा आँखों से कागज़ की दूरी, चौथा शिरोरेखा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इन 4 बातों का यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका लेखन जो है वो बेशक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा बनेगा। सबसे पहले इसमें आता है बैठने का ढंग। तो बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए? लिखते समय बालकों को बैठने का उचित ढंग होना चाहिए जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आप जब लिखने बैठते हैं तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी यानी जिसको आप स्पाइन बोन कहते हैं उसे आपको सीधा रखकर ही बैठना है। झुककर लिखने की आदत नहीं डाली जाए और कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर सीधे ज़मीन पर रहें। जब आप क्लास में बैठते हो तो उस वक्त आप नीचे नहीं बैठते, उस वक्त आप बेंच पर बैठते हो। तो बेंच पर या कुर्सी पर जहाँ भी आप बैठ रहे हो आपके पैर जो है वो सीधे नीचे होने चाहिए। कई बार बच्चे पैर मोड़ कर ऊपर रख कर बैठते हैं और फिर लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके हस्ताक्षर बिगड़ने के चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं या आप बेंच पर बैठ रहे हैं तो आपको पैर सीधा नीचे रखना है और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। बैठने का इन ढंगों को आप पालन करेंगे तो आपके हस्ताक्षर जो है वो अच्छे होंगे। दूसरी बात आती है आँखों से कागज़ की दूरी। लेखन की कॉपी से आँखों के बीच की दूरी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए जिससे बच्चे की आँख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 इमेजेस दिख रही हैं। पहली इमेज में देखो बच्चा पूरी तरह से अपने कॉपी पर झुक चुका है, तो उसकी कॉपी या उसके पेपर और उसकी आँखों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इस तरह से लिखने पर भी एक तो आपकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं होती है। दूसरी तस्वीर में जैसे दिखाया गया है आपको क्या करना है, सीधा बैठकर लिखना है, सीधा बैठना है और पेपर और आँखों के बीच में कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर यानी 1 फुट की दूरी तो होनी ही चाहिए। तो जब आप सीधा बैठेंगे, सीधा बैठकर लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी अपने आप मेंटेन हो जाती है। तो आपको लिखने के लिए जब आप बैठते हैं तो सीधा बैठें और आँखों से जो कागज़ की जो दूरी होनी चाहिए उसको बनाए रखें ताकि ना आपकी आँखें खराब हो और ना ही आपकी हैंडराइटिंग खराब हो। उसके बाद आता है तीसरा कलम पकड़ने की विधि। कलम पकड़ने की सही विधि होनी चाहिए। कलम पकड़ने का ढंग जो है वो ठीक ठीक होना चाहिए। अतः कलम को अंगूठे व मध्य उंगली के बीच रखकर तर्जनी से पकड़ना चाहिए और कलम को पॉइंट से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। कई बार हम बच्चों को देखते हैं जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके बीच में पेन को डालकर वो पकड़ते हैं, तो ये पकड़ने की विधि भी आपकी गलत है। और पेन के एकदम पॉइंट जो निब है, पेन की जो निब होती है उस निब के जस्ट ऊपर वो उस पेन को पकड़ते हैं, तो ये पकड़ने की इस तरह से भी कलम पकड़ने की विधि जो है वो गलत है। आपको कैसे कलम पकड़ना है या पेन को कैसे होल्ड करना है, तो पेन की जो निब है उससे कम 1 इंच ऊपर आपको पकड़ना है, वो भी आपके थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और उसके बाजू में जो आपकी रिंग फिंगर है उन तीनों का प्रयोग प्रॉपर करते हुए आपको कलम को पकड़ना है। इसके साथ ही कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके, क्योंकि हमें जो भी अक्षर बनाने हैं, जो वर्ण बनाने हैं, हर एक वर्ण सीधी सीधी लाइन खींचकर नहीं बनता। कुछ अक्षरों में गोलाकार भी बनाना पड़ता है, कुछ अक्षरों में अर्ध गोलाकार बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आपकी उंगलियां आसानी से घूम सके उस तरह से आपको अपनी कलम को पकड़ना है। तो ये तीसरा नियम है कलम को पकड़ने की विधि। और आखिरी हमारा नियम है शिरोरेखा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी भाषा या मराठी भाषा में जब आप लेखन करते हैं तो आपको वर्णों के ऊपर शिरोरेखा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शिरोरेखा लगाने के बाद ही आपका वो शब्द पूरा होता है और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी दिखती है, लिखावट भी अच्छी दिखती है, सुलेख दिखता है। यदि आप शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो सारे अक्षर एक में आपस में मिले जुले दिखाई देते हैं। शब्दों का जो अलगाव हमें दिखना चाहिए वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर शिरोरेखा जो है वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है।
शिरो रेखा लगाने के बाद ही वर्ण पर मात्रा लगानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये शिरो रेखा का ध्यान रखना है। और हमेशा लिखते समय ही, कई बच्चे कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं, लेखन कार्य कर लेते हैं बिना शिरो रेखा के, वो लिखते जाते हैं और अंत में फिर सब शब्दों पर वो शिरो रेखा खींचना शुरू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ शब्दों की शिरो रेखा बड़ी, कुछ शब्दों की शिरो रेखा छोटी, कई पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि टीचर ने कहा था शिरो रेखा खींचना ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले लिख लूँगा, अंत में शिरो रेखा खींचूँगा। बिल्कुल नहीं, आपको लिखते समय ही वो शिरो रेखा खींचते चलनी है, जिससे कि क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी दिखेगी, साफ़ सुथरी दिखेगी। और शिरो रेखा, क्योंकि जो शब्द हमने लिखा है उससे थोड़ी आगे से थोड़ी पीछे तक होती है, तो हर एक शब्द के बीच में दूरी कितनी आनी चाहिए ये भी हमें समझ में आता जाएगा, यदि हम लिखते समय ही अपनी शिरो रेखा खींचते चले तो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी लेखन कौशल को सुंदर बनाने के लिए 4 नियम थे, जिन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो कभी भी खराब नहीं होगी। अब हमारे विद्यार्थी जीवन में या आपकी 9वीं 10वीं की कक्षाओं में इस लेखन क्षमता का उपयोग किस तरीके से करवाया जाता है, उसके ये कुछ 4-5 प्रश्न हैं, यानी 4-5 तरीके हैं, ये 4-5 प्रकार हैं जिनके माध्यम से आपकी लेखन क्षमता का उपयोग आपसे करवाया जाता है और इन्हीं के आधार पर आपको नंबर जो है वो परीक्षाओं में मिलते हैं। जब इन सारे प्रकारों को आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, आप अपने लेखन में उतारते हैं, तो आपकी लेखन क्षमता का कितना उपयोग आपने किया ये जांचकर आपके नंबर जो है आपको दिए जाते हैं। अब उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले गद्य पद्य साहित्य के कुछ अंशों या परिच्छेदों में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए आकलन सहित सुपाठ्य शुद्ध लेखन करना, ये एक तरीके के प्रश्न होते हैं। दूसरा, रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना, पठित गद्यांशों पद्यांशों का अनुवाद एवं लिप्यंतरण करना, नियत प्रकारों पर स्वयं स्फूर्त लेखन, पठित सामग्री पर आधारित प्रश्नों के अचूक उत्तर लिखना, किसी विचार भाव का सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूतियों संवेदनाओं की संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना। इन प्रकारों का प्रयोग करके आपकी लेखन क्षमता की जांच जो है वो की जाती है। अब इन प्रकारों में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसा कि पहला प्रकार मैंने आपको बताया, गद्य पद्य साहित्य के कुछ अंशों या परिच्छेदों में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करते हुए आकलन सहित सुपाठ्य शुद्ध लेखन करना, जिसे हम कहते हैं देखकर लिखना। अब ये देखकर लिखना जो है वो कविता का भी हो सकता है, गद्य पद्य, गद्य यानी आपका गद्य विभाग जिसमें निबंध कहानी आती हैं, एकांकी आते हैं, और पद्य यानी कविता का विभाग। तो गद्य चाहे पद्य दोनों ही तरह के कुछ अंश या कुछ परिच्छेद आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। वहाँ पर हमें क्या करना है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आकलन सहित यानी उसे समझते हुए, केवल देखकर लिखना ही लेखन कला नहीं होती। आपने जो देखा यानी आपने जो पढ़ा उसे आप समझ पाए और उसे समझकर उसे आकलन करते हुए लिखना, साथ में सुपाठ्य कि वो पढ़ा जा सके और शुद्ध लेखन। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न के जो आपके प्रकार होते हैं, ये ज़्यादातर हम किस लिए करते हैं इस प्रकार का प्रयोग, तो अपनी नोटबुक कंप्लीट करने के लिए। देखकर लिखना, प्रश्न उत्तर देखकर लिखना, निबंध देखकर लिखना, यहाँ पर ये आप नोटबुक कंप्लीट करने के लिए इस पहली विधि का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस विधि का प्रयोग करते समय कई बार बच्चे जो हैं वो आकलन नहीं करते। जैसे मैं किसी दूसरे की नोटबुक से देखकर अपना होमवर्क पूरा कर रही हूँ या उस पाठ को पूरा कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, पहले उसके द्वारा लिखे हुए उन शब्दों को पढ़ना है।
2 शब्द पढ़ो, 2 शब्द अपनी नोटबुक में लिखो। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ आकलन करते चलेंगे कि क्या उसने सही लिखा है। कई बार बच्चे जैसा उसने लिखा है वैसा लिख देते हैं, और जो पहले बच्चे की बुक में गलती होती है वही सेम गलती उस दूसरे बच्चे की बुक में भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखकर लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आकलन सहित लिखना है, आकलन करते हुए लिखना है कि उसने जो लिखा है क्या वो सही है, क्या उसके सारे शब्द सही हैं। तो इससे क्या होगा, आपके लेखन की जो गलतियाँ हैं वो कम होंगी। दूसरा प्रकार जो मैंने आपको बताया था, रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना। तो ये ज़्यादातर प्रश्न जो है आपको कहानी लेखन में पूछा जाता है। कहानी लेखन में एक रूपरेखा दी जाती है या कुछ शब्द संकेत दिए जाते हैं और उस आधार पर आपको एक कहानी लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उसका उचित शीर्षक दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे डैश डैश करके कुछ रूपरेखा, उस कहानी की रूपरेखा दी गई है, या जिसे हम शब्द संकेत भी कह सकते हैं। तो कुछ शब्द संकेत दिए गए हैं, कहानी की रूपरेखा दी गई है। इसी रूपरेखा के आधार पर अब आपको वो कहानी पूरी करनी है। इस रूपरेखा से आपको भटकना नहीं है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक की रूपरेखा दी गई होती है। जैसे यहाँ पर पहले मुद्दे में दिया है, शेखर एक छोटा लड़का, माँ के साथ झोपड़ी में रहना, बरसात के दिन, आंधी और तूफान आना, रेल की पटरी उखड़ जाना, शेखर की नज़र में आना, रेलगाड़ी आने का समय होना, लाल कमीज पकड़कर पटरी पर खड़ा रहना, रेल का रुकना, यात्रियों द्वारा भला बुरा कहना, ड्राइवर का देखना, शेखर के कारण यात्रियों की जान बचना, राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक। अब इसे अगर आप इस रूपरेखा को या इन शब्द संकेतों को जब आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी कहानी अपने आप बन जाती है। और अब आपको क्या करना है, जब आपके दिमाग में वो कहानी बन चुकी है तो केवल उस कहानी को केवल शब्दों के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका में उसको लिखित रूप देना है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि जितनी भी मेरी रूपरेखा दी गई है, इस रूपरेखा का प्रयोग उस कहानी के अंदर होना चाहिए, या इन शब्द संकेतों का प्रयोग आपके उस कहानी लेखन में नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो इन रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना, ये आपका लेखन कौशल विकसित करने के लिए इस तरीके के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब इन रूपरेखा या शब्द संकेतों के माध्यम से कई बार निबंध लेखन करने के लिए भी आता है। ज़्यादातर तो आपको केवल कहानी लिखने के लिए आता है, लेकिन कई बार निबंध लेखन के लिए भी इस तरह के शब्द संकेत दिए जाते हैं। जैसे अगर मुझे निबंध लिखना है भारत और उसकी ऋतुएं पर, तो संकेत बिंदु इसके लिए दिए गए हैं, भारत की ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु का वर्णन, हेमंत ऋतु का वर्णन, शिशिर ऋतु का वर्णन, वसंत ऋतु का वर्णन और अंत में उपसंहार। कई बार ये संकेत बिंदु दिए गए होते हैं और ज़्यादातर वक्त, यानी अभी हमारी 9वीं 10वीं की कक्षाओं में जो पेपर पैटर्न है उसमें हमें संकेत बिंदु निबंध लेखन के लिए नहीं दिए गए होते। लेकिन आपके लिए निबंध लेखन आसान हो जाएगा यदि आप अपना खुद संकेत बिंदु बना लें। जो भी निबंध आपको लिखना है, निबंध पर, उसके विषय पर थोड़ा 2 मिनट का सोच विचार करें। विचार करने के बाद आपको किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ें उसमें बतानी है। जैसे यदि हमारा विषय है कि मोबाइल एक श्राप या अभिशाप, ठीक है, तो अब इस मोबाइल के संबंध में थोड़ा सा सोच विचार आप करें और उसके बाद उसके लिए आप अपने संकेत बिंदु खुद बना लें कि आपको मोबाइल के संबंध में कौन कौन सी जानकारी देनी है। तो वो संकेत बिंदु मैं खुद बना सकती हूँ, जैसे मोबाइल की ज़रूरत, मोबाइल का आविष्कार,
सबसे पहले मोबाइल का आविष्कार, उसके बाद उसकी ज़रूरत, उसके बाद उस मोबाइल के द्वारा होने वाली समस्याएं, उसके लाभ, इस तरह से करके अपने लिए खुद मैं संकेत बिंदु जो है वो सेट कर सकती हूँ। और उन संकेत बिंदु के माध्यम से जब आप अपना निबंध लेखन करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सही जगह पर अनुच्छेद भी बनाएंगे और सही विचारों को सही अनुच्छेदों में रखेंगे। तो इससे आपका लेखन कौशल जो है वो प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार के प्रश्नों में हमें रूपरेखा और शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना आना चाहिए। तीसरा प्रकार है पठित गद्यांशों पद्यांशों का अनुवाद एवं लिप्यंतरण करना। अभी आपको 9th-10th में हिंदी में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार इंग्लिश के पेपर में जब आप छोटे रहे होंगे तो इंग्लिश के पेपर में आपको ट्रांसलेशन का एक पैसेज दिया जाता था आखिर में सबसे, कि आप इन शब्दों इस वाक्यों को या इन पैराग्राफ को अपनी मातृभाषा में लिखिए, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर भी आता है पठित गद्यांशों या पद्यांशों। गद्यांश यानी गद्य विभाग, पद्यांश यानी कविता। तो कई बार ये वाक्य के रूप में भी दिए जाते हैं, जैसा आपको पहली इमेज में दिख रहा है, वाक्य है और उसका रूपांतरण जो है वो किया गया है या उसका ट्रांसलेशन किया गया है। और कई बार ये पैराग्राफ के रूप में भी होते हैं, जैसा कि दूसरी इमेज में। तो गद्यांश या पद्यांश का, सेंटेंस का या पैराग्राफ का अनुवाद करना, इस तरीके के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं और इसके माध्यम से भी आपके लेखन कौशल की जांच जो है वो की जाती है। अगला प्रकार है नियत प्रकारों पर स्वयं स्फूर्त लेखन। पठित सामग्री पर आधारित प्रश्नों के अचूक उत्तर लिखना। पठित सामग्री पर आधारित यानी कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दी जाती हैं और उस पढ़ने के आधार पर आपको उत्तर जो है वो प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढकर लिखना होता है। ये इसी के आधार पर आपका पूरा पेपर पैटर्न है। अब आपको हर एक भाषा में, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, तीनों ही भाषाओं में अब पैसेज दिए जाते हैं। तो उन पैसेज को पहले आपको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उस पैसेज में से ढूंढकर आपको लिखना होता है। अब यहाँ पर इस तरीके के प्रश्नों में एक तो सीन पैसेज और दूसरा अनसीन पैसेज, दोनों ही तरीके के पैसेज या अनुच्छेद या पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रकार, जिसके माध्यम से हमारे लेखन कौशल की जांच की जाती है। अब इस तरीके के प्रश्न में हमारे लेखन कौशल की क्या जांच होती है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, हमने वाचन कैसे किया, वाचन के बाद हमने ग्रहण कितना किया और ग्रहण करने के बाद, आकलन करने के बाद हम उत्तर ढूंढ पाए, सही उत्तर ढूंढ पाए या नहीं। इसके माध्यम से आपके लेखन कौशल का भी टेस्ट हो जाता है और आपके आकलन का भी, आपके वाचन का भी टेस्ट जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से पैसेज देकर उसको रीड करके उसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास, जो कौशल है, वो भी हमारे इस प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रकार है किसी विचार, भाव का सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना। व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूतियों, संवेदनाओं की संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना। अब यहाँ पर आपके उपयोजित लेखन का पूरा विभाग आ जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में। यानी ये जो प्रकार है ये आपके लेखन कौशल के हर एक क्षेत्र को जांचने के लिए सक्षम है। चाहे वो पत्र लेखन हो, पत्र लेखन में भी आपको क्या करना है, केवल आपको विषय दिया गया है, उस विषय के संबंध में आपको सुसंबद्ध प्रभावी लेखन कैसे करना है ये आप खुद करेंगे सीखकर, तो वहाँ पर आपका पत्र लेखन किस तरह से आप करते हैं वो समझ में आ जाता है। सुसंबद्ध पत्र लेखन के कुछ नियम हैं, उसका बंधन है, उसके अनुसार ही आपको पत्र लेखन करना है। दिनांक
किस तरफ लिखना है, पता किसका पहले लिखना है, ईमेल आईडी कहाँ लिखना है, कौन से संबोधनों का प्रयोग करना है, पैराग्राफ किस हिसाब से बनाना है, जो विषय है उसे किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो ये क्या है, पत्र का बंधन है, उसे सुसंबद्ध प्रभावी तरीके से ही लेखन करना चाहिए। तो ये भी इसमें आ जाता है। दूसरा, प्रसंग वर्णन भी आ जाता है। आपको एक छोटा सा प्रसंग दिया गया होता है, उस प्रसंग को और वर्णन करने के लिए या व्याख्या करने के लिए या आपकी संवेदनाओं को स्पष्ट करने के लिए, संक्षिप्त अभिव्यक्ति करने का प्रयोग भी जो है वो प्रसंग वर्णन के माध्यम से हो जाता है। तो ये दूसरा जो निबंध का प्रकार है वो भी इसमें आ जाता है। अगला उपयोजित लेखन आपका विज्ञापन लेखन। एक विषय पर सोच समझकर उचित शब्दों का प्रयोग करके, उचित भावों विचारों का प्रयोग करके विज्ञापन तैयार करना। और व्याख्या देना, अगला प्रकार है व्याख्या करना। जो मुझे कुछ चीज़ें दी गई हैं उसके संबंध में व्याख्या देना उसकी। तो ये जो है आपके उपयोजित लेखन के सारे ही जो प्रकार हैं वो इस अंतिम प्रकार के अंदर आ जाते हैं और इनके माध्यम से आपके लेखन कौशल का जांच जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे प्रश्न थे, किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। आपको फाइनल पूरे साल किस तरह के प्रश्नों की तैयारी अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए करनी पड़ती है। तो सबसे पहले उसमें आता है प्रश्न उत्तर। आप प्रश्न उत्तर पूरे साल लिखते हैं। पत्र लेखन आपको सिखाया जाता है। निबंध, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, वाक्य प्रयोग यानी मुहावरों का वाक्य प्रयोग या कहावतों का वाक्य प्रयोग, वृत्तांत लेखन, प्रसंग वर्णन और स्वयं अभिव्यक्ति के प्रश्न। इन सारे प्रश्नों के माध्यम से साल भर आपके लेखन कौशल की जांच समय समय पर होती रहती है। और जब आपको नंबर कम मिल रहे हैं इन प्रश्नों के, जब आपको परीक्षाओं में यही प्रश्न होते हैं, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपके लेखन कौशल की जांच होती है। तो जब आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे परीक्षाओं में नंबर कम मिल रहे हैं, तो किस में कम मिल रहे हैं, प्रश्न उत्तर में क्या आपको पूरे नंबर मिले, यदि नहीं मिले तो कहाँ गलती रह गई, उसे आप सुधारने का प्रयास करें। पत्र लेखन में 5 में से कितने नंबर मुझे मिले, यदि मुझे 2 नंबर मिले, 2.5 नंबर मिले, 3 नंबर मिले, तो कमी कहाँ रह गई, उसे सुधारने का प्रयास करें। इस तरह से यदि आप हर एक प्रश्न के माध्यम से अपने आप को सुधारने का या अपने लेखन को सुधारने का प्रयास करेंगे तो अंत में बेशक आप 80 में से लेखन कार्य में अधिक से अधिक नंबर लेने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा के लेखन कौशल का बेस जो है वो यही है। यही प्रश्न हैं जो साल भर आपसे पूछे जाते हैं। केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, हर एक प्रकार के लिए, हर एक प्रकार के प्रश्न के लिए आप कुछ समय दें। जैसे आज का दिन आप निकाल लें कि आज मुझे पत्र लेखन की प्रैक्टिस करनी है। पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक 2 ही प्रकार के पत्र हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र के कुछ नियम हैं, अनौपचारिक पत्र के कुछ नियम हैं। केवल उन नियमों को आप ध्यान में रखें कि औपचारिक के क्या नियम है, अनौपचारिक के क्या नियम है। 2-3 तरीके का विषय लेकर आज का पूरा दिन आप पत्र लेखन के ऊपर मेहनत कीजिए, पत्र लेखन की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरह के विषय लेकर। ये विषय आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे या फिर अगर आपके पास डाइजेस्ट है 21 है तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। 21 तो 10th के पास होंगे, तो आपके पास डाइजेस्ट होंगी, वहाँ से भी आपको ये विषय मिल जाएंगे। यदि आपके पास डाइजेस्ट भी नहीं है, इस वक्त टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो ऑनलाइन भी या नेट से भी जब आप पत्र लेखन के विषय डालेंगे तो वहाँ से भी आपको विषय मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिन को विभाजित कर लीजिए कि एक दिन मुझे प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करनी है, एक दिन मुझे पत्र लेखन की प्रैक्टिस करनी है, एक दिन निबंध लेखन की प्रैक्टिस करनी है। निबंध लेखन में किस किस तरीके से कर सकता हूँ वो भी हमने आपको सिखाया हुआ है, इस साल भी सिखाएंगे। तो केवल अगर आप इन्हीं प्रश्नों पर थोड़ा सा मेहनत करने का प्रयास करें तो आपका लेखन कौशल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बार आपका लेखन कौशल अच्छा हो गया, आपने सारी चीज़ें सही सही लिखनी सीख ली, ग्रामर का सही प्रयोग, विराम चिन्हों का सही प्रयोग सीख लिया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तो यदि आपको अपने नंबरों को बढ़ाना है तो इन सारी चीज़ों को सीखना ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने लेखन कौशल यानी आपके विद्यार्थी जीवन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो हमने सीखा। अब कल की क्लास में हम फिर से एक नए विषय के साथ मिलेंगे। अपने लेखन कौशल को और प्रभावी हम कैसे बना सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और जैसा कि मैंने आपको इशारा दिया कि हर एक दिन आपको एक एक मुद्दों की प्रैक्टिस करनी है अपने लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, तो आप उसे ज़रूर सुनेंगे और उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम कल की क्लास में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर। यस, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक